बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपका टॉपिक, जैसा आपको पहले मैंने बताया था, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें आपने इंट्रोडक्शन का लेक्चर सुना होगा, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स से, कुछ बेसिक पॉइंट्स है, सॉल्यूशन क्या हैं, सॉल्यूशंस की टाइप्स कितनी होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एग्जाम्पल, ये सब हमने कर लिया था। कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन भी कर लिया था। लास्ट में मैंने आपको छोटी सी एक लिस्ट दी थी, वो था यूनिट्स ऑफ द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन, जैसा कि आपको पता है, ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होती है जो किसी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होती है। तो यहाँ आपको डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द कंसंट्रेशन आपको सिर्फ लिस्ट बताई गई थी। आज हम उन्हीं में से एक एक करके सबको डिफ़ाइन करेंगे। तो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं यूनिट्स ऑफ द कंसंट्रेशन इसी से। ठीक है बच्चों, तो आज आपका जो टॉपिक है वो है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के डिफरेंट अलग अलग यूनिट्स कौन कौन से हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं किससे? मोलरिटी, और इसका दूसरा नाम क्या है? मोलर सॉल्यूशन। इसको बच्चों कैपिटल M से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। तो मोलरिटी एक्चुअली है क्या? इसको डिफाइन इस तरह किया जाता है, इट इज अमाउंट ऑफ solute in moles present in dm cube of solvent। ये असल में क्या है? अमाउंट है। किसकी अमाउंट है बच्चों? ये अमाउंट है सॉल्यूट की, मोल्स में होती हैं। ठीक, और ये सॉल्वेंट जो आप उठाओगे किसमें? डीएम क्यूब में। तो आपको पता चलेगा कि मोलरिटी एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स हैं या उनकी अमाउंट इन ग्राम्स है जो एक डीएम क्यूब या पर डीएम क्यूब सॉल्वेंट में होती है। तो हम मोलरिटी का या मोलर सॉल्यूशन का अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो यहाँ आप लिख सकते हो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स जीएम, और मैं पूरा लिख देता हूँ ग्राम्स डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या लिखोगे? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये लिखोगे पर ग्राम। अब ये अमाउंट हो गई, इसको डिवाइड करोगे, ये याद रखो ये एक ही है। ये आप इसको मैं और शॉर्ट करूँगा, यूँ भी आ सकता है तो इसलिए लिख रहा हूँ सॉल्वेंट इन डीएम क्यूब। तो यूँ भी लिख सकते हो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, यूँ लिख सकते हो। ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स किसके? ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के, और डिवाइड किससे करोगे? सॉल्वेंट इन डीएम क्यूब। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हमने सॉल्यूट किस में उठाना है? मोल्स में, और ये ग्राम्स में उठाना है। तो बच्चों अब मोलरिटी का यूनिट क्या होना चाहिए? तो मोलरिटी का यूनिट होगा मोल्स अपॉन डीएम क्यूब, या फिर मोल्स की अमाउंट आप किस में उठाते हो? ग्राम्स पर डीएम क्यूब। यहाँ अगर आप जीएम डॉट अपॉन हटा दें, ऊपर ले जाएं, तो ये डीएम क्यूब हो जाएगा। मोल पर डीएम क्यूब भी बात ठीक है, या फिर इसी मोल्स की अमाउंट को किस में उठा रहे हो? आप ग्राम्स में उठा रहे हैं, तो तब भी आप इसको कह सकते हैं कि ये मोलरिटी है। चले अब देखते हैं, ये तो हो गया यूनिट। अब देखते हैं कि हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे या इसकी एग्जांपल्स क्या हो। फर्स्ट करें, आपको कहा गया कैलकुलेट
the molarity of किसकी of solution when जब आपने क्या किया 117 grams of NaCl are dissolved, इनको हल किया जाता है in 1 dm cube of वाटर के 1 dm क्यूब में आपने क्या किया, आपने अमाउंट हल की, डिज़ोल्व किया आपने, तो इसकी मोलरिटी कितनी होगी यहाँ पर यहाँ पर आपको पता है सबसे पहले आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, NaCl के आसान सा फार्मूला 117 मास इन ग्राम्स था, 58.5 इसका मोलर मास था, आपने डिवाइड किया तो आपको आंसर क्या मिला 2 मोल्स। तो इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 117 ग्राम्स पर dm क्यूब NaCl सॉल्यूशन, इसकी मोलरिटी क्या होगी, इज इक्वल टू 2m, 2 मोलर सॉल्यूशन बन गया, 2 मोलर सॉल्यूशन हो गया। इसको यूँ भी लिख सकते हो 2m पर dm क्यूब, 2 मोल्स पर dm क्यूब भी लिख सकते हो। 2 मोलर लिख दें तब भी ठीक है, अंडरस्टूड है कि ये पर dm क्यूब ही होता है। तो इसलिए हमें ये याद रखना है बच्चों कि मोलरिटी अगर हमें मिल जाए तो फिर हम उसको पर dm क्यूब के हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यही कैलकुलेशन कुछ इस तरह भी मिल सकती है कि what is the amount in grams per dm cube of 0.5 MnAOH सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन मिला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और इसकी मोलरिटी कितनी है 0.5 m है। तो बताएं अमाउंट इन ग्राम्स पर डीएम क्यूब कितनी होगी। यहाँ पर आपको पहले पता होना चाहिए 1 मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू 40 ग्राम्स। 1 मोल कितना है 40 ग्राम्स का। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि 0.5 मोल्स का सॉल्यूशन किसके बराबर होगा NaOH के, तो 40 इंटू 0.5, तो आपको आंसर कितना मिला 20 ग्राम्स। तो आप लिख सकते हैं कि 0.5 MnAOH सॉल्यूशन इज इक्वल टू, या कंटेंट्स भी लिख सकते हो 20 ग्राम्स NaOH। ये अंडरस्टूड है, जो बात कर रहे हैं हम सॉल्यूट की उसकी अमाउंट है पर डीएम क्यूब। इतनी अमाउंट आप 1 लीटर में डिज़ोल्व कर चुके हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप मोलरिटी मालूम कर सकते हो। मोलरिटी का ये फार्मूला हो गया। चले बच्चों हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट के अमाउंट आपको कितनी मिली हुई है 20.7 ग्राम्स डिजॉल्व्ड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वाटर। आपने इसको किस में हल करना है, आपने इसको हल करना है 500 cm क्यूब ml भी लिख सकते हो। याद रखो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ कि 1 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया इक्विवेलेंट। अब हमने क्या करना है, हमने करना है इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है
कि सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो अमाउंट आपको कितनी मिली हुई है 20.7। याद रखें पोटेशियम कार्बोनेट का मोलर मास है 138 है। तो इसके आप क्या कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे, और उसके बाद आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपने यहाँ पर आगे क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपने वही सेम तरीका, तो अब हम यहाँ मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 20.7 मोलर मास 138 इंटू 1 अपॉन कितना था 500 cm³ था। तो बच्चों आपने जब इसको डिवाइड किया तो 0.301 यहाँ यूनिट क्या होगा, मोल पर dm³ या मोल पर लीटर। लीटर भी टर्म इस्तेमाल होता है कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि सबसे पहले मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास रखोगे, ये मोलर मास आपने रखा, किसका रखा आपने, याद है आपको K2CO3 का, और इसको फिर आपने डिवाइड किया, किससे आपने डिवाइड किया 500 से। तो आंसर आपका कितना आ गया 0.30 dm³। तो हमें जो भी अमाउंट ग्राम्स में मिले मोलर मास से डिवाइड करेंगे, गिवन वॉल्यूम है उससे फिर डिवाइड करेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। इस तरह आप मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। मोलरिटी, अब नेक्स्ट यूनिट है बच्चों इसको, या इसको हम कहते हैं मोलल सॉल्यूशन। मोलरिटी भी कह सकते हो, मोलल सॉल्यूशन भी कह सकते हो। स्मॉल m से इसको आप क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इसको जब डिफाइन किया जाता है तो सिंपली हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स और ग्राम्स डिसॉल्व्ड। इसको क्या करना है, डिसॉल्व करना है, डिसॉल्व्ड इन किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के क्या उठाओगे, अब देखो मोलरिटी और मोलरिटी में थोड़ा सा फर्क है। मोलरिटी में सॉल्वेंट आप dm³ में उठा रहे थे, यहाँ मोलरिटी में आप सॉल्वेंट किस में उठाएंगे, यहाँ पर आप उठाएंगे सिर्फ किलोग्राम्स में, जबकि मोल दोनों में, मोलरिटी और मोलरिटी में ये नंबर ऑफ मोल्स होंगे या ग्राम्स में होगा। तो हम यहाँ मोलरिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। हमें मोलरिटी यानी स्मॉल m इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स किसके, ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल्स थे, डिवाइड किया सॉल्वेंट के अमाउंट से, पर वो किस में होनी चाहिए, kg में। ग्राम्स में हो तो आप उसको किस में चेंज करो, किलोग्राम्स में। तो यहाँ पर इसका यूनिट फिर क्या हो जाएगा, मोल। मोल जब एज ए यूनिट लिखो, तो मैंने यहाँ पहले ई लगाया था, हालांकि ई कोशिश करना लगाएं, ये जब यूनिट में यूज़ होता है तो हम इसमें ई नहीं लगाते। मोल पर kg, या फिर यूँ कर सकते हो ग्राम्स पर kg पर किलोग्राम, ग्राम्स पर किलोग्राम या ग्राम पर kg आप लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेते हैं। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, मैं इसलिए पहले कोशिश कर रहा हूँ कि ये लिख के, ताकि आपको फिर ये सारा क्लियर कर दें। तो आपको फ़र्ज़ करो आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट, अब आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मोलरिटी स्मॉल m, मोलरिटी ऑफ किसकी आपने करनी है, 80 ग्राम्स ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड, हल किया इनटू, किस में हल किया आपने, इनटू किलोग्राम ऑफ वाटर, वाटर में आपने डिसॉल्व किया।
तो हमें पता है एस 1 मोल जो है किसका, NaOH इज इक्वल टू 40 ग्राम्स। कितने ग्राम्स का है, 40 ग्राम्स का है। तो फिर 2 मोल्स किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 80 ग्राम्स। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल जो था ये 40 ग्राम्स के बराबर था। तो 2 मोल्स 80 हो जाएंगे। मैं यहाँ यूँ भी लिख सकता हूँ एज 40 ग्राम्स किसके हैं, ऑफ NaOH इज इक्वल टू 1 मोल। तो फिर हम अगर इसको डबल कर लें तो फिर कितना होगा, ये हो जाएगा 2 मोल्स। तो लिहाजा फिर बात क्लियर हो गई कि 80 ग्राम्स आपने लिए किसके, ऑफ NaOH इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 मोल्स पर DM क्यूब। 2 मोल्स, सॉरी DM क्यूब यहाँ नहीं आएगा, बल्कि ये हो जाएगा 2 मोल्स पर किलोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि 80 ग्राम NaOH अगर हम डिज़ोल्व करते हैं तो फिर इसकी मोलैलिटी कितनी हो जाती है बच्चों, ये हो जाता है 2 मोल्स पर kg। क्लियर हो गया। तो जितने भी अमाउंट आपको ग्राम्स में मिले उसके आप नंबर ऑफ मोल्स मालूम करो। कैसे करोगे, मोलर मास से आप डिवाइड कर लो तो फिर आपको उसका अमाउंट मिल जाएगा। अब इसको यूं कर सकते हैं, व्हाट इज अमाउंट in grams when grams per kg, when क्या करना है, kg of किसका, 2.5 m किसका सॉल्यूशन आपने बनाना है, ये आपने बनाना है NaOH का। तो ये कितनी होगी इसकी मोलैलिटी, अमाउंट इन ग्राम्स कितना होगा, एज अभी आपने पढ़ा 1 मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू 40 ग्राम्स। कितने ग्राम्स का है बच्चों, 40 ग्राम्स का है। तो 2.5 कितने का होगा, 2.5 इंटू 40 आपने किया, डबल हो गया 80, हाफ हो गया 20, तो एग्जैक्टली दिस गोज टू 100 ग्राम्स। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 2m NaOH सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 100 ग्राम्स पर किलोग्राम। किसके बराबर हो जाएगा, 100 ग्राम्स पर किलोग्राम के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर अगर आपको अमाउंट इन ग्राम्स मिलता है तो फिर बच्चों आप क्या करोगे, उसके आप नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो नहीं करोगे, सॉरी आपको सिर्फ अमाउंट इन ग्राम मोल मिलते हैं, तो फिर आप 1 मोल के ग्राम्स निकाल लो, बाकी जितने उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मोलैलिटी मिल जाएगी। अब एक और एग्जांपल बच्चों, ये कह रहा है व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन 5 ग्राम्स ऑफ टोलिन, मिथाइल बेंजीन याद है आपको, टोलिन कहा जाता है इसको, 92 टोलिन का मोलर मास है। इस मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं C7H8 हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉर्मूला आपको याद ना हो तो ये C7H8 तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब इसमें टोलिन का और इसका याद रखें, इसका मोलर मास जो है 92 ग्राम्स है। ये मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ कि हमें काम आएगा। अब ये कह रहा है कि 5 ग्राम्स ऑफ टोलिन आपने, यू आर गोइंग टू डिजॉल्व इनटू 250 ग्राम्स ऑफ द बेंजीन, C6H6 बेंजीन का। तो इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको जो भी अमाउंट फर्ज करो ग्राम्स में मिलती है, क्योंकि हमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है ना वो ग्राम्स में नहीं चाहिए, इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम्स है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बच्चों, सॉल्वेंट की अमाउंट है 250 ग्राम्स था,
तो 1000 से आपने इसको क्या किया, डिवाइड किया। आंसर आपको कितना मिलेगा, 0.25। कितना मिलेगा, 0.25 kg। किलोग्राम्स में चेंज करो। पहली चीज़ ये ही है, जो अमाउंट ग्राम्स में मिलती है सॉल्वेंट, किलोग्राम्स में चेंज करो। ये किलोग्राम्स में रखोगे, हमेशा याद रखो ये किलोग्राम्स में होगी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है, अमाउंट। तो हम यहाँ पर मोलिलिटी अब कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला याद है आपको, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। कितनी अमाउंट है, 5। और अभी आपको बताया मोलर मास कितना है इसका, टोलिन का 92। मोलिलिटी पर किसकी कैलकुलेट कर रहे हो, टोलिन की कैलकुलेट कर रहे हो, तो फिर याद रखो 92 इसका मोलर मास है, ये रखा, इनटू 1 अपॉन कितना था, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 0.25 kg था। तो आपने इसको क्या किया, डिवाइड किया, और आपने आंसर ले लिया 0. कितना आपका आंसर आया, 0.21। अब ये 0.21 आया, इसको आप क्या लिखोगे, यूनिट क्या होगा, ये हो जाएगा मोल्स पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। तो ये है बच्चों मेथड, जो अमाउंट ग्राम्स में मिले उसको नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करो, ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, और अमाउंट जो है सॉल्वेंट की, इनकेस ग्राम्स है, मिलीग्राम्स में, जिसमें भी है, तो उसको चेंज करो किलोग्राम्स में। मेथड आपको आता है, तो आपने चेंज किया, जो किलोग्राम्स में बना अब उससे किया उसको डिवाइड, तो आंसर जो भी हमें मिलेगा दैट विल बी द मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस तरह आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हो गया, चलें मोलिलिटी अब आपने समझ लिया कि मोलिलिटी क्या वाला है, किस तरह इसको हल किया जाता है। अब आते हैं बच्चों उसके बाद नेक्स्ट हमारा यूनिट जो है नंबर 3। ये 3rd यूनिट जो है इसको कहा जाता है नॉर्मेलिटी। क्या कहा जाता है इसको, नॉर्मेलिटी। इसको हम कैपिटल N से लिखते हैं, और ये इसको लिखा जाता है नॉर्मल सॉल्यूशन। क्या लिखते हो, नॉर्मल सॉल्यूशन। ये ऑब्सोल्यूट है, ये प्रैक्टिकल्स वगैरह में यूनिट यूज़ होता है, हमारे यहाँ कैलकुलेशंस में बहुत कम इसका यूज़ है, तो हम इसको इतना ज़्यादा डिटेल में, मैं इस पर एक अलग लेक्चर कर रहा हूँ। अगर डिटेल्स में जाएंगे तो फिर हमें इक्विवेलेंट मास, उसके बाद ग्राम्स में अमाउंट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आपके सिलेबस में इसका इतना नहीं है, मैं ये अलग से करूँगा। अगर आपको इनकी कैलकुलेशंस करनी है, डिटेल में जाना है, डीप में जाना है, तो फिर इसका पूरा एक अलग से लेक्चर होगा, उसको आपने नोट करना है। बहरहाल यहाँ पर ये चूँकि इसका जिक्र आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नॉर्मेलिटी असल में है क्या, इट इज़ अमाउंट। याद रखो ये क्या है, अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। किसकी अमाउंट है, सॉल्यूट की अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स dissolved in dm³ ऑफ सॉल्वेंट। अब थोड़ा बात समझ में आ रही है कि अमाउंट है सॉल्यूट की, ये किस में होगी, बस ये चीज़ समझ लो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, 1 लीटर में हल करो तो ये नॉर्मलिटी हो जाती है। तो इसके लिए नॉर्मेलिटी के लिए हमने n सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे क्या, सॉल्यूट पर, सॉल्यूट किस में होगा, इन ग्राम इक्विवेलेंट्स। ग्राम इक्विवेलेंट्स जो हैं सॉल्यूट के वो बनाओ, डिवाइड करोगे किससे, सॉल्वेंट पर, किस में होगा सॉल्वेंट, इन dm³। तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट, इसको यूं भी डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड इन 1 dm³ ऑफ द सॉल्वेंट। तो फिर नॉर्मलिटी का यूनिट क्या होगा, नॉर्मलिटी का बच्चों यूनिट होगा ग्राम्स, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट्स वेट जो होता है ये हो जाएगा
इक्विवेलेंट्स कहीं कहीं सिर्फ लिखा होता है ग्राम्स और अपॉन क्या लिखोगे DMQ, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ये लिखोगे, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय DMQ। तो बच्चों ये ग्राम इक्विवेलेंट सबसे पहले इसमें याद रखो, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ इक्विवेलेंट्स क्या हैं। इक्विवेलेंट्स आप किसको कहते हैं, ये अलग अलग होते हैं। इक्विवेलेंट यानी उसका कोई इक्वल यूनिट क्या है। इक्विवेलेंट आप जब भी सॉल्यूशंस में टर्म यूज़ करते हो तो ये होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट जो है ये असल में क्या है, ये है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल क्या है, आयंस और चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स फॉर एन एसिड बेस और सॉल्ट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनके इक्विवेलेंट होता है, दो आयन भी हो सकते हैं, कोई चार्ज की नंबर ऑफ चार्जेस भी हो सकती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं जो उसके रिप्लेसेबल होते हैं, जिनसे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया जा सकता है, वो उसका क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट्स कहलाते हैं। तो हम देखते हैं ये बच्चों इक्विवेलेंट्स जो हैं ये असल में एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अलग अलग होते हैं। तो आप अगर एसिड का इक्विवेलेंट मालूम करना चाहते हो तो एसिड का इक्विवेलेंट क्या होगा, ये होंगे इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स समझते हो, H पॉजिटिव, प्रोटॉन्स ऑफ एन एसिड, एसिड के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर बच्चों नेक्स्ट जो है बेस इक्विवेलेंट। बेस इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, बेस इक्विवेलेंट निकालोगे नंबर ऑफ OH आयंस, ठीक है, जितने OH के आयंस हैं इन ए बेस, बेस के अंदर हैं, ये इसके इक्विवेलेंट्स हैं। अब इन दोनों की एग्जांपल मैं आपको दूं, आपसे पूछें HCl है तो इसमें इक्विवेलेंट्स कितने, आसान है, देखो प्रोटॉन कितने हैं, तो इसमें आपको पता है 1 इक्विवेलेंट, मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, ये 1 इक्विवेलेंट। उसके बाद H2SO4, इसमें कितने प्रोटॉन है रिप्लेसेबल, 2 हैं, तो हम कहेंगे इसके अंदर हैं 2 इक्विवेलेंट्स। उसके बाद बच्चों H3PO4 कितने प्रोटॉन प्रोड्यूस कर सकता है, 3, तो इसके अंदर इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, 3 इक्विवेलेंट्स होंगे। बेसिस की तरफ आ जाओ तो इसमें OH आयंस देखो कितने प्रोड्यूस कर रहा है, अगर बेस एक OH देता है तो 1 इक्विवेलेंट, अगर बेस जो है 2 OH आयन प्रोड्यूस करता है तो फिर इसका इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, 2 इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे, अगर 3 OH देता है तो 3 इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे। तो ये तो इक्विवेलेंट्स हैं किसके, एसिड्स के, ठीक है, और बेस के। अब आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट जब भी निकालोगे तो उसका तरीका देख लो, इक्विवेलेंट वेट किसका, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, एसिड का निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, यहाँ लिखोगे मास, मोलर मास, क्या रखोगे, यहाँ रखोगे मोलर मास, 1 मोल का मास कितना है ये रखोगे, ऑफ एन एसिड। अब इसको डिवाइड करोगे किससे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स से, किससे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स से, क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब देख लें HCl का मोलर मास है 35.5, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एक ही आयन है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 35.5 ग्राम्स।
इसको कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट। जब इक्विवेलेंट वेट किस में लिखोगे? ग्राम्स में। चलो H2SO4 मोलर मास है 98, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने इसमें? 2 हैं। डिवाइड करोगे तो आपको आंसर कितना मिला? 46 ग्राम्स आपको मिला। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना कहलाएगा? 46 कहलाएगा। चले, अब ये तो हो गया एसिड का। उसके बाद बेस का कैसे करोगे? तो यहाँ पर आप नंबर मोलर मास ऑफ बेस रखोगे और डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मोलर मास मिल जाएगा। तो इसके लिए आप देखो, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मोस्ट कॉमन है, 40 इसका मोलर मास है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रिप्लेसेबल एक ही है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 40 ग्राम्स हो गया। तो ये 40 ग्राम्स जो है इक्विवेलेंट है। अब ये देखो, मैंने जो यहाँ पे इक्विवेलेंट्स लिखे ये हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब देखो इसका मोलर मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है ये 74 इसका मोलर मास है। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आप देखो 2 हैं, तो आपने 2 से इसको डिवाइड किया, तो आपको आंसर जो मिला वो आपको मिला 37 ग्राम्स। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट हुआ 37। अब आते हैं इक्विवेलेंट वेट किसी सॉल्ट का कैलकुलेट करना चाहते हो, तो मोलर मास रखो किसका? सॉल्ट का। यहाँ रखोगे सॉल्ट का मोलर मास। अब इसके सॉल्ट के इक्विवेलेंट्स कहाँ से आएंगे? सॉल्ट के इक्विवेलेंट्स निकालना आसान है। सॉल्ट में देखो कि उसमें केटाइन या एनाइन, आमतौर पर हम लेते हैं केटाइन ऑफ द सॉल्ट्स, आप एनाइन भी लिख सकते हो। तो एक सॉल्ट का केटाइंस जितने हों वो समझो उसके इक्विवेलेंट्स हैं। तो NaCl का 58.5 मोलर मास है और इसके इक्विवेलेंट्स यानी इसके पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो उसके ऊपर जो चार्ज आ रही है एक आयन पर वो कितनी आ रही है? +1। तो वो आपने रखी, आपने डिवाइड किया, आंसर आपको मिला 58.5। यूनिट रखोगे ग्राम्स। तो इसी मास को जब यूनिट ग्राम हो, इक्विवेलेंट वेट तो है ही, इसको कहोगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट। चाहे एसिड का लिखो ग्राम्स में, बेस का लिखो है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है? यहीं से द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट एक्सप्रेस इन ग्राम्स। ये जब ग्राम्स में लिखोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो ये था इक्विवेलेंट्स के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें देखते हैं कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैक्सिमम कितने गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन, उससे डिवाइड कर दो उसके मोलर मास को, तो इक्विवेलेंट वेट मिले। रिड्यूसिंग एजेंट मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो वो जितने दे सकता है उस नंबर से उसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो मोलर मास को, तो उसका इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। बहरहाल अब देखो कि व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ किसकी? 40 ग्राम्स NaOH, ग्राम्स ऑफ NaOH। NaOH का सॉल्यूशन है ग्राम्स NaOH डिसॉल्व्ड, हल किया गया है इन किसमें? 1 dm³ ऑफ वाटर, पानी में हल किया है। तो बताओ इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी? एस हमें पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट ये जो है ऑफ किसका? NaOH इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे? कितनी अमाउंट ग्राम्स में मिली हुई है? 40 जितनी भी हैं। अब इसको डिवाइड करो किससे? 1 से, क्योंकि रिप्लेसेबल OH आयंस कितने? 1 है, जितनी अमाउंट हो रखो। तो ये आपकी अमाउंट यहाँ पर ये है मोलर मास। इसको आपने जब डिवाइड किया तो ये बन गया नॉर्मेलिटी। अब देखो ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट हमें मिल गया इसका 40 ग्राम्स। कितना मिल गया? 40 ग्राम्स मिल गया। अब हमने इसकी क्या निकालनी है? नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला आपको पता है कि किस तरह होगा?
नॉर्मेलिटी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40, तो इसका क्या है, मोलर मास है। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, याद रखो ग्राम इक्विवेलेंट, ये जो अभी निकाला है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इससे डिवाइड करोगे और फिर अपॉन सॉल्वेंट, जो आपने सॉल्वेंट लिया है ये किस में रखोगे, dm क्यूब में। तो बच्चों 40 इसका मोलर मास हमें ग्राम्स में मिला हुआ है और इक्विवेलेंट वेट भी 40 है, इनटू 1 अपॉन कितना है 1 dm क्यूब है सॉल्यूशन का, तो 40 को कैंसिल कर रहा है, तो हमारा सॉल्यूशन बना 1n, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। 1n हम लिखेंगे। अब याद रखो n जो है ये नॉर्मलिटी को शो करता है, इसको अक्सर हम बस इस तरह पढ़ते हैं नॉर्मल, तो ये 1 नॉर्मल सॉल्यूशन है। ये 1 नॉर्मल सॉल्यूशन इसकी क्या है, ये इसकी बच्चों नॉर्मेलिटी, ये क्या है इसकी नॉर्मेलिटी है। इस तरीके से नॉर्मलिटी को कैलकुलेट किया जाता है। आसान सा था, समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना नहीं था, मैं और इसको डिटेल में लेकर जाता, लेकिन इसका हमारे यहाँ फिर प्रैक्टिकल्स में यहाँ तक कैलकुलेशन है और भी है। मैं इससे पूरा एक कंप्लीट लेक्चर आपको दूंगा, वो अलग से होगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 4। ये कौन सा है, इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन। इसको आप डिनोट किससे करते हैं, इसको आप डिनोट करते हैं x से, मोल फ्रैक्शन ऑफ x। ये जो है ना x, ये मोल फ्रैक्शन को डिनोट करता है। ये असल में मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज रेशो। याद रखो मोल फ्रैक्शन रेशो है, रेशो है, और रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। नॉर्मलिटी का, मोलरिटी का, मोलिलिटी का तो यूनिट था, लेकिन इसका यूनिट नहीं होगा, मोल फ्रैक्शन का कोई फिक्स यूनिट। क्यों, रेशो है। इट इज अ रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के भी रख सकते हो, और सॉल्वेंट इसके रख सकते हो, एंड टोटल मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन के मोल से। आप इसमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अलग कर सकते हो, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अलग कर सकते हो। फार्मूला ये होगा, मोल फ्रैक्शन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या सॉल्यूट के लोगे और फिर किसके, सॉल्वेंट, किसी एक के रखो, ऐसे नहीं दोनों के टोटल नहीं, एक के रखो, या सॉल्यूट के या फिर सॉल्वेंट के, किसी एक के रखो, डिवाइड करो इसको टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को प्लस करो और यहाँ पे रखो, तो इस तरह आपको मोल फ्रैक्शन मिलेगा। ये याद रखें, मोल फ्रैक्शन के लिए ये रेशियो, इसका कोई यूनिट नहीं। एक और बात भी इसकी कॉमन होती है कि मोल फ्रैक्शन हमेशा दोनों का निकाला जाता है अलग अलग करके, इस फार्मूले से। सॉल्यूट का करोगे पहले, फिर सॉल्वेंट का करोगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो ये कितना होना चाहिए, यहाँ पे मैं इसको और आसान कर देता हूँ, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 और यूनिटी। याद रखो इसका आंसर हमेशा दोनों का टोटल करोगे कितना होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह की जाएगी। ये कह रहा है कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन
x कैलकुलेट करो ऑफ किसका 40, मैं यहाँ 40 अब बार बार इन्हें विचार है, मैं यहाँ लिखता हूँ 34 ग्राम्स, ये ग्राम्स में अमाउंट मिली हुई है। ये इन केस गैसेज हो तो ये पार्शियल प्रेशर से भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 34 ग्राम्स ऑफ NH3 आर डिसॉल्व्ड, इनको हल किया जाता है इन 36 ग्राम्स ऑफ, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, 72 ग्राम्स ऑफ H2O। भाई H2O के 72 ग्राम्स में आपने 34 ग्राम्स किसके हल किए हैं, अमोनिया के। तो बताओ इनका मोल फ्रैक्शन क्या होगा। अब देखें, यहाँ एक बात याद रखें, फार्मूला में आपने लिखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। इन केस आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं मिला हुआ, क्या नहीं मिला हुआ, नंबर ऑफ मोल नहीं मिला हुआ, तो क्या करोगे, ग्राम्स मिल जाए, पहले इनको फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज कर लो मोल्स में। किस में चेंज करो, मोल्स में। तो हम पहले दोनों को चेंज करोगे, पहले NH3 के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, 34 ग्राम्स NH3 है, 17 इसका मोलर मास है, डिवाइड किया तो आंसर मिला 2 मोल्स, ये हो गया अमोनिया के। फिर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं किसके, H2O के, तो इसका मास था कितना 72, और उसके बाद आपको पता है 18 इसका मोलर मास है, तो आपने डिवाइड किया, आंसर आपको मिला 4 मोल्स। तो ये हो गया मोल्स निकल आए। ये ज़रूरी नहीं है सॉल्यूट के ही भी हो सकते हैं, 2 3 4 सॉल्यूट्स भी हों, तो इस तरीके से सबके मोल्स निकालो। सॉल्वेंट एक होगा जिसमें डिसॉल्व, सॉल्वेंट एक होगा, सॉल्यूट 2 3 4 हो सकते हैं, उनके मोल्स निकाल लो। अब इनको कर लो प्लस, क्या कर लो, प्लस कर लो। तो ये जो टोटल ये 6 मोल्स बन गए, ये मोल्स किसके होंगे, ये होंगे सॉल्यूशन के। किसके मोल्स होंगे, सॉल्यूशन के। याद होगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय द सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, देखेंगे मोल फ्रैक्शन। तो x पहले एक इसके निकालो, फिर इसके, x मोल फ्रैक्शन, अमोनिया का मोल फ्रैक्शन। बच्चों मोल्स कितने हैं अमोनिया के, 2 मोल्स हैं, और आपको टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने मिले हुए हैं, 6 मिले हुए हैं। तो आपने इसको डिवाइड किया, आंसर 0 पॉइंट कितना आएगा, 3 6 18, तो ये आपने यहाँ लिखा 3, ये आ गया। अब फिर बचे 2, फिर किया 0.3333 चलता जाएगा, आप 2 तक आप लिख सकते हो, इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि रेशो है। फिर निकालोगे x मोल्स किसके, H2O के, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके, 4 हैं, और टोटल रेशो कितना है, 6 है। तो आपने इसको डिवाइड किया, आंसर नहीं जा रहा, तो आपने पॉइंट लगाया 40। अब देखो 7 6 42, तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 36, फिर ये देखो ये होता जाएगा 6 6, अब यहाँ 3 3 था, 6 6 था, चलें ये हो गया 9 9 9 0। इसको राउंड ऑफ करोगे तो कैंसिल करते जाओ, आंसर कितना आ गया, 1। तो टोटल आंसर आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कितना मिला, 1 मोल तक मिला। ठीक हो गया यहाँ तक बच्चों। अब बच्चों मोल फ्रैक्शन तो आपने निकाल लिया, मतलब नंबर ऑफ मोल्स जितने थे सॉल्यूट के वो आपने रखे, डिवाइड किया आपने टोटल सॉल्यूशन के मोल से, या फिर सॉल्वेंट के रखे, फिर मोल फ्रैक्शन निकाला, इनका टोटल किया, 1 आंसर आ गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हम जब भी गैसेस के नंबर ऑफ, मतलब गैसेस का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहें, तो फिर मोल फ्रैक्शन गैसेस का किस तरह निकालोगे, x मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन पर किसका निकालना चाहते हो, ऑफ गैसेस, तो गैसेस का मोल फ्रैक्शन यूँ निकालोगे बच्चों। इसमें सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ अब नंबर ऑफ मोल्स यूज़ नहीं करोगे, पार्शियल प्रेशर, याद है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस
किसी भी एक गैस का जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, ये रखोगे और फिर डिवाइड करोगे टोटल प्रेशर से। किससे डिवाइड करोगे? टोटल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस इन ए मिक्सचर। मिक्सचर में, पूरे मिक्सचर में जितनी गैसेस हैं उनका यहाँ क्या रखोगे? उनका टोटल प्रेशर रखोगे। तो इसका मतलब ये है कि फार्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यूं हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे प्रेशर ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय, दो तीन गैसेज हैं, फर्ज करो प्रेशर ऑफ गैस ए एंड प्रेशर ऑफ गैस बी, ये हो गया एक का मोल रेशो। अब फिर हम निकालना चाहते हैं, दूसरी गैस भी है, उसमें दो गैसेज है टोटल, तो फिर उसके लिए प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस किसका? बी का, और अपॉन में क्या रखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। इस तरीके से अगर तीन गैसेज हैं तो फिर सी का ऊपर रखो, ए बी सी, तीनों के प्रेशर को प्लस करो, डिवाइड करो। तो ये बच्चों इस तरह गैसेस का आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। गैसेस के मोल फ्रैक्शन में हम इस तरीके से ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर आपको एक एक गैस का कितना, मतलब उसका पार्शियल प्रेशर है, कितने % वो सॉल्युबल हैं। अब इसी मोल फ्रैक्शन से आप क्या निकाल सकते हो? आप सॉल्यूट की परसेंटेज भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? परसेंटेज, % ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो और सॉल्वेंट निकाल सकते हो इन ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के अंदर कितनी अमाउंट है, सॉल्यूट के कितने फीसद सॉल्यूट है, कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन तो 100% होगा। तो यहाँ पर क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ लिखोगे मोल फ्रैक्शन किसी का भी, जिसका निकाल रहे हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका? जिसका भी आप निकाल रहे हो, सॉल्यूट का निकाल लो या फिर किसका? सॉल्वेंट का। इसको आप डिनोट किससे करते हो? x से, इनटू कर दो 100, तो आपको क्या मिलेगा? परसेंटेज मिल जाएगी, परसेंट सॉल्यूशन, कितने फीसद उसमें सॉल्यूट है और कितने % उसमें सॉल्वेंट है। तो ये तरीका हम यहाँ कर सकते हैं। आपने इससे पहले प्रॉब्लम हल किया था किसका? अमोनिया का और वाटर का। उसी को हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। मैं यहाँ शॉर्ट में कर देता हूँ। यहाँ पर हमने लिए थे कितने? 2 मोल्स किसके लिए थे? 2 मोल्स ऑफ NH3 और उसके बाद 4 मोल्स किसके थे? ऑफ H2O आर प्रेजेंट, ये मौजूद हैं। किस में हैं? इन ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में हैं। तो ये कह रहा है कैलकुलेट, अब आपको कैलकुलेट करना है % ऑफ क्या? परसेंटेज ऑफ मोल फ्रैक्शन, % ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की भी कर सकते हो और सॉल्वेंट, दोनों की कर लो। मैं यहाँ एंड कर देता हूँ, दोनों की हम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपने इसका मोल फ्रैक्शन निकाला एज x ऑफ NH3। अमोनिया का मोल फ्रैक्शन कितना होगा देख लो। अमोनिया के 2 मोल हैं, मोलर मास कितना था? इसका था 2 और 2, ये देखो, ये 2 रखा, 6 से डिवाइड किया, आंसर आया 0.3333 आ गया। ये हो गया मोल रेशो। अब इस मोल रेशो को, ये हो गया x, अब x इंटू % ऑफ सॉल्यूट, % ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ x इंटू क्या कर दोगे? 100। तो x कितना है? 0.333 इंटू क्या कर दोगे? 100। तो ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? 33% ये हो जाएगा इसका सॉल्यूट। अब आते हैं सॉल्वेंट की तरफ। परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब H2, दूसरा मतलब वाटर जो है, ये सॉल्यूट था, इसमें अमोनिया, जो कम हो वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा हो वो सॉल्वेंट। तो इसकी अमाउंट हमें मिली थी 0.666। हमने इसको राउंड ऑफ किया तो इसको कर दिया हमने 100 से, तो इसको तो करेंगे 33 होगा, ये राउंड ऑफ करोगे
तो ये हमारा हो जाता है 66.66%। तो हम इसको ग्रेटर देन 5 है तो हमने इसको कर दिया, ये हो जाएगा 67। ये राउंड ऑफ कर दो, यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिख रहा, बस डायरेक्ट कर देता हूँ 67%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 100%। याद रखो ये राउंडिंग ऑफ के बाद हुआ है। किसके बाद हुआ है? राउंडिंग ऑफ के बाद। तो टोटल सॉल्यूशन आपका कितना हो गया? 100% हो गया। तो ये था बच्चों आपका मोल फ्रैक्शन का यूनिट। और मोल फ्रैक्शन में ये चीज़ें जहन में रखो, मोल्स निकाल लो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टोटल से डिवाइड कर, सॉल्यूट को भी सॉल्वेंट परसेंटेज इनटू 100 कर दो। अब आते हैं पार्ट पर मिलियन, 5वां यूनिट है बच्चों, पार्ट पर मिलियन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? PPM लिखते हैं। क्या लिखते हैं? PPM लिखते हैं। तो पार्ट पर मिलियन से हमारी क्या मुराद है? यानी इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, ये मौजूद होगी इन पार्ट पर मिलियन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में हो सकती है और सॉल्यूशन, या फिर किस में हो सकती है? सॉल्यूशन में हो सकती है। तो हम पीपीएम किस तरह, ये मेडिसिन्स वगैरह जो होती हैं ना, उसमें पार्ट पर मिलियन का तरीक़ेकार होता है, उससे हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? जितनी भी अमाउंट है किसकी? सॉल्यूट की, ये रखोगे। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 10 पावर क्या कर दोगे? 6 कर दोगे। क्या कर दोगे? 6 कर दोगे। पर यहाँ अमाउंट जो भी मिले उसको डिवाइड किससे करना है? अगर आप चाहो तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये भी कर सकते हो, इन ग्राम्स, ये भी कर सकते हो। तो अब हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। तो बच्चों अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि पार्ट पर मिलियन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये एग्ज़ाम्स में भी आता रहा है क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि 5.55 10⁻³ ग्राम्स जो हैं, ये सी वाटर के 1 किलोग्राम पानी के अंदर इतनी मिकदार जो होती है ये डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इतनी डिज़ोल्व्ड होती है जो फिशेस को चाहिए, जो सी के मतलब वाटर के अंडर वाटर जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके हिसाब से ये इतनी ऑक्सीजन इनको ज़रूरत होती है और ये कुदरत ने इतनी ही इसमें डिज़ोल्व कर रखी है पर केजी के हिसाब से। अब ये कह रहा है कि आपने इसका क्या करना है? यू हैव टू कैलकुलेट पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे मास, क्या लिखोगे? मास, मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू वाटर। वाटर में ये कितनी है? ये है 5.55 या 5.56 कर देते हैं यहाँ पे, 5.56 इनटू 10 पावर कितना है? -3 ग्राम्स पर किलोग्राम, इतनी होती है। तो अब हमने क्या करना है? पीपीएम मालूम करना है। यहाँ पर अमाउंट सॉल्वेंट, मैं यहाँ अगर सॉल्वेंट की अमाउंट लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकता हूँ। अमाउंट ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट कितना है? 1000, ठीक है, ग्राम्स में है। या फिर आप इसको यूँ लिख सकते हो 1 kg, ये भी लिख सकते हो। तो अब पार्ट पर मिलियन का फार्मूला अप्लाई करोगे। पार्ट पर मिलियन का फार्मूला कौन सा है? आता है, आपको याद है, क्लियर करवाया था आपको। पार्ट पर मिलियन का फार्मूला होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम्स में जो है, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की अमाउंट, इनटू कर दोगे 10 पावर 6। क्या कर दोगे? 10 पावर 6। तो आपको अमाउंट जो मिली है
वो है 5.56 इंटू 10 पावर कितना कर देंगे इसको -3। और आपको सॉल्वेंट की अमाउंट मिली हुई थी 1000 और 10 पावर 3, ये है ग्राम्स थे, ये था। इनटू कर दो 10 पावर 6। तो देखें और आसान सा है बिल्कुल, ये कैंसिल हो जाएगा, पावर पावर में कैंसिल हो जाएगा, ये ख़त्म। बाकी आंसर आपका कितना है 5.56 इंटू 10 पावर 6 ppm पार्ट पर मिलियन। इतना हिस्सा 10 लाख का हिस्सा ये हल पसीर है। तो बच्चों इस तरीके से आप ppm पार्ट पर मिलियन कैलकुलेट कर सकते हो। एक और यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट, अब यहाँ पर तो आपका ये ख़त्म हो गया, एक और यूनिट है और वो है हमारा मे बी 6 यूनिट होगा। इसको आप कहते हैं परसेंट सॉल्यूशन। क्या कहते हो इसको? परसेंट सॉल्यूशन कहते हो। परसेंट सॉल्यूशन क्या है? यानी दी अमाउंट, ये जो होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर 100, ठीक है, पर 100 ये ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के 100 हिस्से, 100 पार्ट्स ऑफ, ये जो पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ये हैं। फिर इसमें पार्ट्स में ग्राम्स भी आ जाते हैं, इसमें ml भी आ जाते हैं, इसको dm क्यूब में भी ले सकते हो, कई तरीके हैं बच्चों इसके। तो इस वजह से परसेंट सॉल्यूशन के टाइप्स जो हैं वो अलग अलग हैं। इसमें परसेंट सॉल्यूशन जो फर्स्ट है वो है परसेंट वेट बाय वेट, W/W, परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन वेट बाय वेट, और मास अपॉन मास, यूँ भी लिख सकते हो, ये परसेंटेज है। तो जहाँ ये कैलकुलेट करना चाहो वेट बाय वेट, तो यहाँ ऊपर लिखोगे वेट WHEIGH, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट लिखोगे डिवाइडेड बाय 100 ग्राम्स ऑफ क्या है सॉल्वेंट, ये है। तो इस तरह आपको परसेंटेज मिलेगी, किसमें? वेट बाय वेट की मिलेगी। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, फर्ज करें ये है व्हाट इज परसेंट वेट बाय वेट व्हेन क्या करते हैं 20 ग्राम्स ऑफ NaCl डिज़ोल्व्ड, क्या कर लेते हो? डिज़ोल्व करते हो किसमें? इनटू वाटर, पानी में हल किया, 20 ग्राम्स आपने हल किया इनटू 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम्स ऑफ H2O सॉल्यूशन, ये हुआ। देखो बच्चों, अब यहाँ हमें 20 ग्राम्स मिला है। कितने ग्राम्स मिला है? 20 ग्राम्स। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप परसेंटेज निकालना चाहते हो वेट बाय वेट की, तो 100 में से 20 क्या कर लो? माइनस कर लो। तो आपको जो अमाउंट मिली बाकी 80, ये किसकी अमाउंट होगी? अब समझ लो, ये अमाउंट होगी सॉल्वेंट की। किसकी अमाउंट होगी? सॉल्वेंट की इन ग्राम्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जब हमें 20 ग्राम्स सॉल्यूशन 100 ग्राम्स में डिज़ोल्व कर रखा है, तो फिर ये हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू 20% NaCl सॉल्यूशन। अब याद रखो, जो 20% है, ये जो ग्राम्स मिले थे जितने भी हैं उसके साथ परसेंट लगा दो, तो समझ लो 20 ग्राम्स इसमें क्या है? NaCl है। बाकी प्लस 80 ग्राम्स इसमें क्या है? वाटर है ऑफ
H2O ये है। तो हमें जितनी परसेंटेज मिलेगी तो वो वेट बाय वेट ग्राम्स में हम उसको लिखें। जैसे हमने यहाँ लिखा 30% NaOH वेट बाय वेट सॉल्यूशन। तो ये किस तरह होगा, इसको हम यूँ लिखेंगे 30 ग्राम्स आपको किसके मिल गए, NaOH के। ये परसेंटेज थी ना, ये लिख दिया NaOH। और ये NaOH, अब इसको आपने क्या किया, डिसॉल्व किया इनटू, अब 30 को 100 में से माइनस कर तो कितना आ रहा है, 70 ग्राम्स आ रहा है। ये किसके हैं, ऑफ H2O, वाटर में आ गया। तो ये होता है परसेंटेज वेट बाय वेट। अब आते हैं नेक्स्ट, एक और परसेंटेज है, और वो परसेंटेज हमारी है, सेकेंड यूनिट है परसेंटेज का, वो है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, या इसको यूं भी लिख सकते हो मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये किस तरह होगा, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन, ये किस में होगी, ग्राम्स में होगी। किस में होगी, ग्राम्स में। और इसको हल करोगे डिसॉल्व्ड इनटू किस में, 100 ml मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्वेंट। किस में हल करोगे, 100 मिलीलीटर्स ऑफ द सॉल्वेंट इसमें हल करोगे। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। 20% किसका है, NH3 सॉल्यूशन है, पर ये सॉल्यूशन क्या है, वेट बाय वॉल्यूम है। तो इसका मतलब है 20 ग्राम्स किसके हैं, 20 ग्राम्स ऑफ NH3 के हैं बच्चों, पर 100 ml भी लिख सकते हो, cm³ भी लिख सकते हो, किसके हैं, ऑफ वाटर। किसके हैं बच्चों, वाटर के होंगे। तो ये था इसका वेट बाय वॉल्यूम का। अब बच्चों उसके बाद परसेंट, नेक्स्ट हमारा थर्ड जो है यूनिट, वो कौन सा है, वो है परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या परसेंट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। ये क्या होगा, इसमें आपको जितनी भी अमाउंट मिलेगी, पर ये अमाउंट आपको किसकी मिलेगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml डिसॉल्व्ड, ये हल की गई किसमें, इनटू 100। अब देखो यहाँ ml लिखोगे, ml ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी ml में, सॉल्यूट भी ml। फर्ज करें हमने बनाया 20% बेंजीन एंड पेट्रोल सॉल्यूशन। आपने बेंजीन का पेट्रोल के साथ इसको डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन बनाया 20%। तो यहाँ 20% आपने वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम बेंजीन सॉल्यूशन बनाना है। तो आप क्या करोगे, इसका मतलब है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, तो 20 ml किसके हैं, बेंजीन के हैं, 100 में से माइनस करो, पर 80 ml किसके हैं, ये पेट्रोल के हैं, और ये किसके हैं, ये हो गया बेंजीन। जो डिज़ोल्व किया है वो ऊपर रखोगे, 100 में से ये माइनस कर लो, जो बचे ये नीचे रखो, ये हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। तो ये परसेंटेज हो जाएगी आपकी किसकी, ये हो गई आपकी परसेंट बाय वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में याद रखो क्या करोगे, टोटल सॉल्यूशन बनाओगे 100 ml। अब जितनी परसेंटेज मिली हुई 100 में से क्या कर लो, माइनस कर लो, जो बाकी बचेगा ना 100 में से जो बचेगा वो सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट होगा, और जो आपको परसेंटेज जो मिली हुई थी वो जो होगी वो सॉल्यूट की होगी, उसको माइनस कर लो, बाकी आपका सॉल्वेंट। 100 में से परसेंटेज माइनस कर लो, जितना परसेंट सॉल्यूशन वो सॉल्यूट की अमाउंट थी, और बाकी जो बचेगी वो सॉल्वेंट की होगी।
अब लास्ट बच्चों इसका फोर्थ यूनिट जो है वो है परसेंटेज, कौन सी है, वॉल्यूम अपॉन वेट। यहाँ पर सॉल्यूट आप उठाओगे किसमें, ml में, और सॉल्वेंट आप उठाओगे किसमें, ग्राम्स में। और यहाँ पर एग्जैक्टली ये 100 होगा, 100 ग्राम्स होगा। बाकी ये ml जो है ये किसने कोई भी हो सकते हैं, x मोल्स हो सकते हैं। x ml का मतलब है जितने उठाना चाहो। यहाँ पर देखो 30% आपने NaCl कौन सा है, वॉल्यूम बाय वेट सॉल्यूशन बनाया है। तो यहाँ ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये इक्विवेलेंट होगा, परसेंटेज कितनी है 30%, मतलब ये हो गए 30 ml, किसके हो गए, ये ही वाले सेम 30% वॉल्यूम बाय वेट सॉल्यूशन जो बना रहे हो इसके लिए। तो ये 30 ml हो गए, अपॉन क्या लिखोगे, 100 ग्राम्स लिखोगे, 100 ग्राम्स। ये समझ लो किसके हैं, ये आपको 30% वॉल्यूम बाय, क्योंकि ये लिक्विड्स का बनता है तो यहाँ पर मैं इथेनॉल लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सॉलिड था तो ये नहीं होगा। अभी 30 ml इथेनॉल, ये आपने इसमें हल किया, पर आपने वाटर कितना लिया, ये आपने लिया 100 ग्राम्स। जी तो बच्चों ये था आज आपका टॉपिक। अब हम इसमें कुछ थोड़ा रिवीजन के पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मोलिलिटी और मोलरिटी में याद रखिएगा, जब भी कंपैरिजन करो तो फिर मोलिलिटी का जो सॉल्यूशन होता है वहाँ मोलिलिटी में हमेशा जब भी इक्विवेलेंट, जितने नंबर ऑफ मोल दोनों में सेम होगा अमाउंट, मोलिलिटी और जैसे 2 मोलर सॉल्यूशन है तो किसका है, NaCl का है, तो 2 मोल आपने उसमें भी हल किए, 2 मोल उसमें भी हल किए। अब अमाउंट ज़्यादा किसकी होगी, ज़्यादा अमाउंट हमेशा होती है मोलर सॉल्यूशन की। मोलर सॉल्यूशन जो होता है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम लिया जाता है, वॉल्यूम जो होता है वो वेट के मुकाबले में क्या होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, एक ये चीज़ हो गई। बाकी जहाँ ये परसेंटेज से परसेंट सॉल्यूशंस आ जाएं, वेट बाय वेट या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो यहाँ एग्जैक्ट अमाउंट आप सॉल्यूशन के, सॉल्वेंट के और सॉलिड के कैलकुलेट कर लेते हो, टोटल सॉल्यूशन बता सकते हो कितना होगा अमाउंट में। लेकिन जहाँ वेट बाय वॉल्यूम आ जाए, वॉल्यूम बाय वेट आ जाए, तो वहाँ याद रखें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन ये कैलकुलेट नहीं की जा सकती, एग्जैक्ट नहीं, 100% एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपकी नहीं होगी, एस्टिमेशन होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक आप मुझे इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफिज़।